हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज से अपन अध्याय 5 शुरू करेंगे। अध्याय 1 और 2, 3, 4 आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें देख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा इसमें जो पहला टॉपिक है इसके पार्ट वाइज वीडियो आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो पहला यहाँ पे टॉपिक है वंशागत या आनुवांशिकता। इसको हम समझते हैं, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, ठीक है। वंशागत या आनुवांशिकता क्या होती है? आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागत या आनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि वे लक्षण जो बच्चों में अपने माता पिता के द्वारा जाते हैं, ठीक है। जैसे माता पिता के वे लक्षण जो बच्चों में पाए जाते हैं तो वो आनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे। जैसे कि किसी बच्चे की लंबाई अपने पिताजी के समान है, तो क्या कुछ लोग बोलते हैं इसकी लंबाई मतलब उसके पिता के समान है, मतलब ये आनुवांशिक लक्षण है। मतलब कई बार ऐसा होता है, बच्चों की जो आंखें होती हैं, आंखों का रंग वो भी अपने पिता या माता के समान होता है, तो वो आनुवांशिक लक्षण की वजह से होता है। या माँ बाप के बाल जो हैं घुंघराले वगैरह रहे होंगे, बच्चे की भी अगर घुंघराले बाल हैं तो कह देते हैं कि ये आनुवांशिक लक्षण है, अपने पिता के समान इसके बाल हैं। तो ये सारे होते हैं आनुवांशिक लक्षण, ठीक है। तो यानी कि वे लक्षण जो बच्चों में माता पिता के द्वारा जाते हैं उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं या आनुवांशिक, उसी के लिए हम बोलते हैं वंशागत या आनुवांशिकता, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। तो ये क्या होती है? वंशागत एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। विभिन्नता अभी हाल समझेंगे नीचे, ठीक है। विभिन्नता क्या होती है? जो मतलब एक ही माता पिता की दो संतानें एक जैसी नहीं होती, उनमें भिन्नता पाई जाती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसी के लिए बोलते हैं विभिन्नता, ठीक है। तो वंशागत आप समझ ही गए हैं, और विभिन्नता का मतलब है जो एक ही माता पिता की दो संतानें सेम नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ उनमें अंतर पाया जाता है थोड़ा बहुत, तो उसे बोलते हैं विभिन्नता, ठीक है। तो वंशागत एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं, राइट। आप समझ गए होंगे कि आनुवांशिकी क्या है। जो आनुवांशिकी है उसके जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इसके जनक हैं, यानी कि पिता हैं आनुवांशिकी की, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। पूछा जाता है जर्मनी के सिलिसिया नामक गांव में या ग्राम में हुआ था, और इनने प्रयोग किया था। पूछा जाता है जो मेंटल थे और उन्हें किस पौधे पर मतलब अपना प्रयोग किया था, तो उद्यान मटर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। कितने साल तक? 7 साल तक, 1856 से लेकर के 1863 तक इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और जो प्रयोग के बारे में इनने अपना एक लेख लिखा था, जो पत्रिका थी, उसमें इसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडेशन, ठीक है। ये पत्रिका थी, इसमें इन्होंने अपना लेख लिखा था। इनका लेख काफ़ी समय तक मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया था, कोई वैज्ञानिक ने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया था। काफ़ी समय तक इनका लेख दबा रहा, क्योंकि इस पत्रिका को बहुत ही कम वैज्ञानिक उस समय तक पढ़ते थे। बाद में मतलब इनके लेख को पढ़ा गया था और इनने जो लिखा था वो सत्य माना गया, यानी कि वही सही था। मतलब शुरू में वैज्ञानिक जो लोग थे उन्होंने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया कि इन्होंने जो नियम दिया है वो शायद सही नहीं है, ठीक है। बाद में ये सही साबित होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। मेंटल के द्वारा मटर के पौधे को चुनने के कारण। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेंटल के द्वारा मटर के ही पौधे को क्यों चुना गया। चुनने के कारण है कुछ एक वर्षीय, पहला कारण, यानी कि एक वर्ष में एक ही बार ये पौधा उगाया जाता है, तो एक वर्षीय। दूसरा कारण है बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है मटर के पौधे के लिए। तीसरा इसका लक्षण है कि लक्षणों में विप्रयासी, यानी कि लंबा पौधा, इसके मतलब लंबा या बौना, विप्रयासी इसके लक्षण होते हैं, और जैसे बैगनी या सफ़ेद, ठीक है। चौथा है मटर के पुष्प उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब है इसमें नर भाग और मादा भाग एक ही पुष्प के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है? उभयलिंगी। उसके बाद है इसमें पांचवा लक्षण इसका मतलब क्यों चुना गया था, स्वपरागण और परपरागण। इसमें दोनों कराए जा सकते हैं। इसमें स्वपरागण भी आसानी से हो जाता है और परपरागण भी करा सकते हैं, ठीक है। छठवां है इसका कारण मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक ही पौधे से बहुत सारे बीज मिल जाते हैं, ठीक है। तो मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। अब 7 लक्षणों को चुना था,
जो मेंटल ने अपने प्रयोग के लिए 7 लक्षणों को चुना था। वो कौन कौन से 7 लक्षण थे? तो पहला लंबाई के, मतलब पौधे की जो लंबाई है वो लंबा होगा या बौना, ठीक है। प्रभावी था, प्रभावी लक्षण में लंबा पौधा और अप्रभावी में बौना, ठीक है। दूसरा बीज की आकृति, मतलब प्रभावी में गोल बीज और अप्रभावी में कैसा, झुर्रीदार, ठीक है। झुर्रीदार मतलब कुछ इस टाइप का, गोल नहीं पूरी तरीके से, इसमें क्या होगा, गोल, ठीक है। और तीसरा है हमारा बीज का रंग, यानी कि प्रभावी में पीला रंग और अप्रभावी में हरा रंग, ठीक है। चौथा हमारा है पुष्प का रंग, पुष्प यानी कि उसका जो पुष्प है वो बैगनी या सफ़ेद, सफ़ेद अप्रभावी में और बैगनी होगा प्रभावी में, ठीक है। पांचवा हमारा पुष्प की स्थिति, कस्प या अग्रस्त, ठीक है। उसके बाद है हमारा छठा फली का रंग, यानी कि हरा प्रभावी में, अप्रभावी में पीला रंग, ठीक है। सातवां लक्षण था फली की आकृति, फली की आकृति, ठीक है, फैली हुई या सिकुड़ी हुई, इसमें अप्रभावी में सिकुड़ी हुई और प्रभावी में फैली हुई। तो इन्हें अच्छे से याद करेंगे। 7 लक्षणों जो चुने थे मेंटल ने, पूछे जाते हैं वो कौन कौन से 7 लक्षण थे, तो इन्हें क्रम बाई याद कर लें अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विभिन्नताएं, वेरिएशन। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। जीवधारियों के बीच जो अंतर पाया जाता है उसे ही हम विभिन्नता कहते हैं। यानी कि एक ही माता पिता के 2 संतान, अलग अलग समय में जन्मे हुए 2 बच्चे एक समान नहीं हो सकते, उसी के लिए हम बोलते हैं विभिन्नता, ठीक है। तो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। तो विभिन्नता है वो अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन में पाई जाती है। लैंगिक जनन में हमें 2 जनकों की ज़रूरत पड़ती है, नर और मादा। तो नर में 46 गुणसूत्र होते हैं, मादा में भी 46। जब इसमें नर में नरयुग्मक का निर्माण होता है तो उसमें 23 गुणसूत्र बट जाते हैं, यानी कि आधे आधे बट जाते हैं, और मादा में भी 23, ठीक है। तो ये 23 गुणसूत्र और 23 नर के 23 मादा के, जब युग्मज का निर्माण होता है तो 23 मिलकर के 46 बन जाते हैं, यानी कि जो भी नई संतान होगी उसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे। इसमें भिन्नता इसलिए पाई जाती है क्योंकि इसमें सूचनाएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि 23 गुणसूत्र होते हैं नर के और 23 होते हैं मादा के, ठीक है। तो गुणसूत्र अलग होने की वजह से इसमें क्या पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाएगी, कुछ ना कुछ अंतर पाया जाएगा। और अलैंगिक जनन में भिन्नता नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि इसमें एक ही जनक की ज़रूरत पड़ती है, तो डीएनए सेम होगा और यही डीएनए डबल होकर के 2 भागों में बट जाता है, ठीक है। तो डीएनए एक ही है, सेम है, और यही कॉपी पेस्ट 2 जगह हो जाता है, तो क्या होगा, इसमें जो सूचना इसके पास होगी वही सूचना इसके पास होगी, दोनों के पास मतलब सूचना एक ही होगी, तो इसमें भिन्नता नहीं पाई जाएगी, ये एक दूसरे के क्लोन होंगे, ठीक है। इसमें भिन्नता नहीं पाई जाती है। और लैंगिक जनन में भिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इनमें डीएनए अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 जनकों की ज़रूरत पड़ती है, नर और मादा, दोनों का डीएनए अलग अलग होता है, इसलिए जो संतान होगी उसका भी डीएनए अलग होगा, इसलिए इसमें भिन्नता पाई जाएगी, ठीक है। तो आज उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। धन्यवाद।